सिद्धार्थाय विद्महे शाक्य सिंहादिमहि तन्नो बुध प्रचोदयात्। ओम भीमराजा विद्महे बोधिसत्वादिमहि तन्नो अंबेडकर प्रचोदयात्। साधु साधु साधु। ये लगभग 30 साल पहले कांशीराम साहब के साथ मैं एक प्रोग्राम में जा रहा था। साहब ने मेरे को बोला, ए रवि, मेरे को बार बार मेरे को नींद नहीं आता है। मैंने पूछा, सर क्यों? बाबा साहब जब भंडारा में जब इलेक्शन लड़ा, हार गए, तब बाबा साहब रो रहा था। बोलते रहते था, तेरे अंदर कुछ पोटेंशियल है, नया नया खोजते रहो तो R&D करते रहो। जैसे एक R&D, ये ब्राह्मण ने क्यों संस्कृत बनाया, संस्कृत के अंदर क्यों मंत्र लिखा, क्यों ये सब हमारे ऊपर थोपता है, ये सब क्या है। मैंने उसके ऊपर भी रोशनी दिया, उसके अंदर खोजा, लेकिन उसका मंत्र को मैंने उल्टा उसका तिरमंत्र बनाया मैंने। जैसे मेरा नमन कैसे है, ओम सिद्धार्थाय विद्महे शाक्य सिंहादिमहि तन्नो बुध प्रचोदयात्। ओम भीमराजा विद्महे बोधिसत्वादिमहि तन्नो अंबेडकर प्रचोदयात्। साधु साधु साधु। ऐसा तिरमंत्र ये मेरे को आया, जैसे ये रिवर्स देने का, जब मैंने पढ़ा रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन काउंटर रेवोल्यूशन कैसा होता है, इसलिए मैंने ये जवाब देने का शुरुआत कर दिया, कैसे ये हमारी विरोधी महामनुवादी उसको कैसे वापस देना है। मैंने चारों तरफ देखता रहता हूँ, 360 में सोचता रहता हूँ। कांशीराम साहब ने मेरे को बोला, ए रवि, यू आर हैविंग ए पोटेंशियल, यू हैव ए कैपेबिलिटी, डेप्थ, गो डेप्थ, यू बी इन द रूट्स। आप जड़ में रहो, कभी दिखना मत। ऐसे मेरे को समझाया, वैसे मेरे को सिखाया। मैं आज तक वही काम करके आ रहा हूँ, जड़ के अंदर, जड़ के साथ काम करके आ रहा हूँ। और अच्छा मौका मिला मुझे, एक मेरा ज़िंदगी में एक लक्ष्य था, बदलाव था, बदलाव लेने का भावना था। ये लगभग 30 साल पहले कांशीराम साहब के साथ मैं एक प्रोग्राम में जा रहा था। साहब ने मेरे को बोला, ए रवि, मेरे को बार बार मेरे को नींद नहीं आता है। मैंने पूछा, सर क्यों? बाबा साहब जब भंडारा में जब इलेक्शन लड़ा, हार गए, तब बाबा साहब रो रहा था। ऐसा है क्या सर? हाँ, कभी इतना इमोशनल नहीं था बाबा साहब। हाँ, मैं जा रहा था, साहब आगे बैठा था, मैं पीछे बैठा था। हाँ रवि, मेरे को भी बहुत दुख होता है। ये भंडारा का शब्द, ये गोंदिया भंडारा, ये लोकसभा था ना, तो जब भी मैंने सुनता हूँ मेरे को बहुत अजीब लगता है। तब साहब को पूछा मैंने, क्या अजीब लगता है साहब? नहीं, बाबा साहब बहुत रोया, बहुत रोया। आपको कैसे पता चला? नहीं, मैंने एक शंकरानंद शास्त्री और नानक चंद दत्तू, ये दोनों बाबा साहब के साथ था, उससे मैंने ज़्यादा बातचीत किया। बाबा साहब का शेड्यूल कैसा था, हर दिन कैसा चलाता था, क्या क्या करता था बाबा साहब। तब ये रत्तू ने बताया मुझे, बाबा साहब बहुत रो रहा था ये हारने के बाद। मैंने जाके एक बार पूछा, साहब क्यों रो रहे हैं? ए रत्तू, you don't know what emotional is killing inside me. I lost my valuable diamonds. Diamonds का मतलब क्या है? बच्चे, 3 बच्चे चले गए और मेरा बीवी मर गए, लेकिन कभी मैंने इतना इमोशनल नहीं था। लेकिन जिसको समाज के लिए काम किया मैंने, मेरे को हरा दिया, मेरे को धोखा दे दिया ऐसे। तब से साहब भी इतना इमोशनल हो गए, वो भी, मैं भी उसकी तरफ देखता था, वो भी। अरे छोड़ो, लक्ष्य वो है, जीते जी भंडारा गोतिया, जीत नहीं है हमको। सब ऐसा है क्या? हाँ, बाबा साहब, ये कांशीराम साहब बार बार नागपुर आता था,
नागपुर में सभा करता था। मैं सोचता था, जब भी पूछता था मैं नागपुर में हूँ, मैं उधर हूँ, इधर हूँ। ज़्यादा एक्चुअली समय सारंगपुर में लड़ा था लोकसभा का और जीत गया, तहसीलदार भी बन गया। ज़्यादा समय उधर नहीं रहता था, लेकिन बार बार नागपुर आता था। मैं उसको पकड़ा मैंने, यस ये हमको बदला लेना है। जीते जी साहब तो चले गए, हमको कैसे लेना है। इसलिए मैं भी सोचता था कि कैसे इधर आना है, पहचान करना है, लोगों के साथ बातचीत करना है, मुलाकात करना है, ये सोया हुआ कौम को कैसे जगाना है। इसलिए मैं भी एक नया R&D चालू कर दिया सर। चलते चलते मेरे को लगभग एक 25 साल लग गए सर इधर तक पहुंचने के लिए। आज मेरे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इसलिए मैंने पहले क्या किया, एक रिश्ता बनाया मैंने नागपुर का, लड़की मैंने पठाया, मैंने शादी किया मैंने, तभी ये आना जाना शुरू होता है, संबंध बनता है। मेरा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ मैंने भाषण देता हूँ, थोड़ा इंस्टिगेट करता हूँ लोगों को, क्योंकि अंदर एक जुनून है आपके लोगों के अंदर, ये उठना चाहिए। ये शुरुआत हो गई, कैसे लोगों तक जाना है, लोगों तक कैसे पहुंचना है। अभी आज से शुरू होता है मेरा नया जिंदगी। आज से आप लोगों के हाथ में है, मेरे को कैसा लेके जाएगा आपके भी जिम्मेदारी है। क्योंकि आज से हम लोग सोए नहीं सोएंगे, अब जाके रहेंगे। हमारा मिशन, हम मरने से पहले बाबा साहब के लिए एक तोहफा देना ही देना है कि नहीं। आप सच्चे ईमानदार बाबा साहब औलाद है तो हाथ उठाओ, नहीं तो सीधा घर चला जाओ। कुछ मतलब नहीं इधर टाइम वेस्ट करने का। आया है टाइम पास करके जाना है, वैसा नहीं है। हम थोड़ा प्रैक्टिकल आदमी हैं, मैं प्रैक्टिकल में काम करना चाहता हूँ, आप लोगों से रहना चाहता हूँ। हम मरने से पहले ये देखना ही देखना है, क्योंकि आप आज बहुत लोग यंगस्टर्स हैं, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि आने वाले दिन में आप ही ये मिशन को लेके जाने वाला है। आपका कर्तव्य है। जो ऑलरेडी 50-60 साल खत्म हो गए ना, उसका आगे नहीं जा सकते, एनर्जी भी नहीं है। लेकिन जो बैठा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि यही है बाबा साहब का अधूरा काम पूरा करेगा, है क्या नहीं। इसलिए हम मुद्दे पे आ जाएंगे। ये मिशन है। मैं कांशीराम साहब के साथ यही डिस्कशन चल रहा था, साहब या आखिर क्या है अल्टीमेट, ये क्या करना चाहिए। साहब ने बताया एक ही है हमारे लिए, क्या है, ये जाति को विनाश करना है, जाति को विनाश करना है। उसके लिए तो अब रिसर्च करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। मैंने क्या करना है साहब, एक काम करो तो नागपुर जाओ। नागपुर के जाने के बाद मेरे को एक आदमी है, उससे मैं आपका एड्रेस वगैरह देता हूँ, तो जाके उसके साथ रहो। उधर ये गवर्नमेंट का प्रेस है, वो ऑलरेडी बाबा साहब का जो वॉल्यूम्स है, राइटिंग्स एंड स्पीचेस छपा हुआ है, आपको मिलेगा। आप उसको कलेक्ट करो, सीधा वापस आ जाओ घर पे। आप पढ़ो, पहले पढ़ने के बाद आप मास्टर होने के बाद मेरे पास आना। तब तक तू कहीं इधर उधर दिखना नहीं है, ऐसे मेरे को इंस्ट्रक्शन दिया कांशीराम साहब ने। जैसे गुरु बोल रहे हैं, शिष्य सुनना है कि नहीं। मेरा काम था, कर्तव्य था, मैंने सीधा नागपुर आया। बाराकोली में इट इज़ 1992 था, मैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, तब बाराकोली में आया। एक पेंटर था डोंगरे, वॉल राइटिंग करता था, उसको बाबा कांशीराम साहब ने बताया था, उसको जाके मिलो, वो झोपड़ी में रहो तो वो बंदा आपको सही जगह पे लेके जाएगा, सही जगह पे लोगों से मुलाकात करवाएगा। ऐसा मेरे को सब इन्फॉर्मेशन दिया था। मैं आया, देखा मैंने बाराकोली, इतना झोपड़ी था। अभी तो थोड़ा सा अच्छा है, माया नगर और रिपब्लिकन नगर, पहला इतना बहुत खंजर था। मैं 4-5 दिन रुका, वॉल्यूम्स कलेक्ट किया मैंने और वापस गए।
वापस जाने के बाद आप यकीन नहीं आएगा, 2 साल घर से बाहर नहीं निकला मैंने। घर से 2 साल बाहर नहीं निकला मैंने। मेरा सिर्फ काम है, मेरी माँ को बोला 2 लीटर चाय बना के दे फ्लास्क में और 2 वक्त का खाना बना के दे, मेरे को डिस्टर्ब मत कर। मैं एक कमरे में बैठा, मैंने रोज़ पढ़ना वॉल्यूम्स को, एनिलेशन ऑफ कास्ट इन इंडिया, ये सब जितने भी वॉल्यूम्स है ना पढ़ने का और नोट्स बनाने का। ये पढ़ते 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 सब खत्म हो गए और फिर रिवर्स में आया 17 से 16 से, ऐसे पढ़ते पढ़ते बाबा साहब क्यों ऐसा बोलता है, ये है कैसे कैसे है, क्यों, क्या करना है। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग क्या है, 5th वॉल्यूम में, 5th वॉल्यूम में एक चैप्टर है वार्निंग टू अनटचेबल्स। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है वो पकड़ा मैंने। वार्निंग टू अनटचेबल्स में बाबा साहब ऐसे लिखता है, अनटचेबल्स स्ट्राइव फॉर 2 थिंग्स, दे शुड एक्वायर फर्स्ट एजुकेशन, सेकेंड पॉलिटिकल पावर। मैं सोच रहा था पॉलिटिकल पावर क्यों, वन इंटरेस्ट डोमिनेट ओवर इज पावर, टू डिस्ट्रॉय पावर ये रिपोर्ट पॉलिटिकल पावर। आपके जुल्म होता है, क्यों होता है, उसके पास पावर है, राजनीति का पावर है, इसलिए आपके ऊपर ऑपरेशन सब कुछ करता रहता है। लेकिन उसको खत्म करने के लिए आपको पॉलिटिकल पावर चाहिए। फिर सोचने लगा, कांशीराम साहब का मुझे एक कैडर कैंप याद आया। एक पेन है सर, पेन दीजिए सर, पेन साहब, पता है ना बार बार ये दिखाता रहता है। इसमें भी वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट निकला मुझे। जैसे यह समाज है, समाज के ऊपर ब्राह्मण बैठा है, ब्राह्मण के नीचे क्षत्रिय बैठा है, उसको गुस्सा आना चाहिए मेरे एक आदमी सवार कर रहा है, लेकिन उसको गुस्सा नहीं आता है। लेकिन उसके नीचे वैश्य है, ये वैश्य को भी गुस्सा आना चाहिए मेरे ऊपर 2 सवार कर रहा है, लेकिन उसको गुस्सा नहीं आता है। ये वैश्य के नीचे कुणबी बैठा है, ये कुणबी है ना, उसको भी अरे मेरे ऊपर 3 लोग सवार कर रहा है, लेकिन उसको गुस्सा नहीं है, उसको मेरे नीचे तेली बैठा है। देखो कैसा है ये स्ट्रक्चर, ये तेली के ऊपर इतना 4-5 लोग बैठा है, उसको भी गुस्सा नहीं आता है। उसके नीचे धनगार है, धनगार के नीचे विश्वकर्मा, विश्वकर्मा के नीचे ये शेड्यूल ट्राइब, ये शेड्यूल ट्राइब के नीचे ये शेड्यूल कास्ट, ये महार अच्युत बैठा है। ये सारे के सारे ये लोगों का 2-3 हज़ार साल से इकट्ठा लेके ऐसे घूम रहे हैं। तभी ये सूक्ष्म जो बाबा साहब का जो पॉलिटिकल पावर का स्ट्राइक हुआ, ये नीचे जो लोग हैं, हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं ना। कांशीराम साहब तो एक डायनामिक्स था, सोशल साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या किया, ये वो बहुजन समाज को लेके काम करना शुरू कर दिया। लेकिन साहब का एक्यूरेट था, सक्सेस भी हो गए यूपी में अगर, लेकिन अभी हम लोग वापस बाबा साहब के पास आना चाहिए अभी, क्योंकि थोड़ा सा नीचे हम लोग एक 2009 से सब बंद हो गए थे रूट्स का काम, इसलिए ये जो नीचे जो बैठा है ना, उसको पहला तैयार करना है हमको। ये शेड्यूल कास्ट, इसका एग्जाम्पल बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बाबा साहब। जैसे देखिए पूना पैक्ट हो गए, पूना पैक्ट होने के बाद बाबा साहब ने क्या किया, आप लोगों को प्रश्न पूछ रहा हूं, पूना पैक्ट के बाद क्या किया बाबा साहब ने। सभी अम्बेडकरवादी है, हम बैठा है, मिशन को आगे लेके जाना है, लेकिन बाबा साहब पूना पैक्ट होने के बाद बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब ने राजनीति का क्रांति शुरुआत किया। कैसे, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाया है। क्यों बाबा साहब तभी आरपीआई बना सकता था ना, क्यों इंडिपेंडेंट पार्टी बनाया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाया, क्योंकि लेबर, ये लेबर है ना, ये जड़ है। क्यों लेबर बना, उसके पास एजुकेशन है क्या नहीं, इसलिए वो ये लेबर बना है। उसके पास समय है, उसके पास पैसा भी है, इसलिए बाबा साहब ने हाथ लगाया
इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाया। और नेक्स्ट, जब लेबर, एजुकेटेड क्लास, एजुकेटेड एम्प्लॉयज एक प्लेटफॉर्म में आने लगा, तब बाबा साहब ने डायनामिक्स चेंज किया। क्या किया? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया, है क्या नहीं? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने क्यों बनाया? आरपीआई बना सकता था बाबा साहब, क्योंकि देखो हमारे घर में कचरा भरा हुआ तो कोई आता है क्या हमारे घर में खाना खाने के लिए? अगर साफ सुथरा रखा तो कोई भी आता है रिश्ता लेने के लिए। ये सच्चाई है कि नहीं? इसलिए बाबा साहब पहला अपना घर को साफ करने के लिए शेड्यूल कास्ट को टारगेट किया, शेड्यूल कास्ट के लोगों को तैयार करना शुरू कर दिया। जब शेड्यूल कास्ट तैयार होने लगा, बाबा साहब ने डायनामिक्स चेंज करना शुरू कर दिया। क्या? ओबीसी, एससी, एसटी सब मिलके हम सत्ता पकड़ेंगे, ऐसे आरपीआई बनाया। दो चीज और गौर करना है, जाति विनाश करने के लिए बाबा साहब ने दो ही चीज दे है, बाकी दूसरा हम लोग करने का जरूरी नहीं है। एक राजनीति, दूसरा धर्मांतर। जब तक जाति के अंदर, आप हिंदू धर्म के अंदर जाति के अंदर रहेगा, तब तक आपके ऊपर ये जाति का ये दबाव जारी रहेगा। जैसे हिंदू धर्म से बाहर निकल जाओ, आपका जाति खत्म हो जाता है। बाबा साहब सेट ए साइंटिफिक एग्जाम्पल सेट किया बाबा साहब ने। एक एक चीज को आप बाबा साहब को गौर से देखना चाहिए। आई एम टॉकिंग टू यंगस्टर्स। यो यंगस्टर्स है, कॉलेज जाने वाला, स्कूल जाने वाला, वो बच्चे को बता रहा हूँ मैं। आपका माँ बाप बताता है कि नहीं बताता है, लेकिन आपका जिम्मेदारी है बाबा साहब के जो लाइफ बीता हुआ है ना, उसके अंदर जाना बहुत जरूरी है। तभी पता चलेगा आखिर बाबा साहब क्या है। तब तक पता नहीं चलेगा, आप लोग टाइम वेस्ट करता रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बाप लोगों ने बाप वेस्ट करके आया है। अगर वो वेस्ट नहीं किया रहता ना, हम ऐसा नौबत नहीं आता था। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, क्यों ये फर्स्ट जनरेशन है ना, यही है धोखा देने वाला बाबा साहब को, यही है। क्योंकि तब 35 लिया तो इंजीनियरिंग मिलता था, 35% लिया तो, और मेडिसिन मिलता था, आईएएस मिलता था, सब कुछ मिलता था। तब क्या करता था ये लोग? अच्छी अच्छी लड़की से शादी किया, घर बसाया और बच्चों को विदेश भेजा और सब सेटल हो गए। बाद में ये लोग भूल गए। ये भूलने का ये है ना, हमको भुगतना पड़ रहा है अभी, समझ गए ना? इसलिए गलती बच्चे नहीं करना चाहिए। कम बैक टू द जो ओरिजिनल थिंग। बाबा साहब ने जो ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन करने के बाद उसके दिमाग में आया, जब शेड्यूल कास्ट एक जगह पे आया, एक वोट का डिपॉजिट होने लगा, वोट बैंक बनने लगा, बैंक में डिपॉजिट होने लगा। दूसरा जो जाति था हमारे से बातचीत करने के लिए, सोशल इंजीनियरिंग करने के लिए हमारी तरफ देख रहा था। तब बाबा साहब ने उसका चेंज किया एक्शन को। क्या एक्शन बनाया? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाना चाहता था, लेकिन चले गए। उससे पहले वो बौद्ध धर्म अपनाया और जाति से बाहर निकल गए, है क्या नहीं? बाहर निकल गए। इसलिए हमको दो ही पॉइंट प्रोग्राम है जाति विनाश करने के लिए। दो कार्यक्रम है, एक राजनीति का सत्ता पकड़ना है और दूसरा धर्म को प्रचार करना है। आपको लगता है सर सही है, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, हम मानते हैं राजनीति का सत्ता चाहिए और धर्म का काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन इतना हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन क्यों फेल्यूर हो रहा है? हमारा जो नेता लोग है क्यों बिक रहा है? क्यों बिक रहा है? आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब जो भी हम लोग प्रमोट करते हैं वो पैसे के लिए बिक जाता है, पोषण के लिए बिक जाता है। आपको देख रहे हैं लोग, आप तो देखता है इतना ना, ये जो लीडर्स है बिक रहा है। क्यों बिक रहा है पता है आपको? सिंगल है, ये लोग शीलवान नहीं है, शील का कमी की वजह से ये बिक रहा है।
ये शील, ये प्लेटफॉर्म है हमारा, ये जो नीचे जाने का और ऊपर जाने का। जो शील को फॉलो करेगा सब कुछ हासिल करेगा, जो शील को फॉलो नहीं करेगा वो खत्म हो जाएगा। ये शील इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दिया और 22 प्रतिज्ञा के अंदर शील भी दिया। बौद्ध बनने के लिए बौद्ध राष्ट्र में सिर्फ पंचशील और तिसरण देता है, 22 प्रतिज्ञा कभी देते क्या? सिर्फ बौद्ध बनने के लिए काफ़ी 2 ही है। लेकिन बाबा साहब को पता था ये गुलाम है, ये गुलाम ये इतना नीचे गिरा हुआ है, ये बौद्ध धर्म को भी कचड़ा का एक कंजर बना के रख दिया। इसलिए बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा हमको दे दिया, क्योंकि ये हम लोग इतना शील को तोड़ने वाला लोग हैं। इसलिए शील एक बेस है, बेस के वजह ये सब बाकी सब बिल्डिंग बांधता है ना, उसके ऊपर खड़ा हुआ है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी यंगस्टर्स है, आप शील को पालन करो, सक्सेस मिलता है। बहुत लोग देखता हूँ शील का, आपका बाप लोग शील को तोड़ता है, दारू पीता है और रात में दारू पीता है और दिन में बाबा साहब का विचार बोलता है, उसको आप लोग मना करना चाहिए, आप लोग उसको तमाचा मारना चाहिए, क्योंकि वो सच्चे ईमानदार बाबा साहब का औलाद नहीं हो सकता है, हो नहीं सकता है। मैं इसलिए और नेक्स्ट जो का ये क्या है, शील को इम्पॉर्टेंट लेते हुए ये मिशन को आगे कैसे लेके जाना है, ये इम्पॉर्टेंट है। मेरा एक जैसे मैंने एक कदम किया, जैसे मैंने नोट किया, ये 5th वॉल्यूम को पढ़ा मैंने, उसमें डीप चले गए। हमारे लोग भी पार्लियामेंट में है, 110 काजदार है, आपके विधानसभा में बहुत सारे आमदार भी हैं। इतना जीतने के बाद भी क्यों हमारे लिए तकलीफ हो रहा है, उसके ऊपर भी मैंने देखा मैंने। लेकिन सच्चाई क्या है, बाबा साहब ने वही 5th वॉल्यूम में लिखा है, वेरी इंटरेस्टिंग है। द representatives of the untouchables supposed to be the watchdogs of the untouchables. The representatives of the untouchables supposed to be the watchdogs of the untouchables. By joining the Congress, they have become muzzle dogs. Far from biting, they cannot even bark. ऐसा लिखा है बाबा साहब। आप लोग आरक्षित क्षेत्र से ये आमदार को जिता के भेजा है ना, किस लिए भेजा है? आपके ऊपर जुल्म हुआ, आपके ऊपर कुछ ऑपरेशन हुआ, कास्ट अट्रैसिटी हुआ, उसको बात करने के लिए, और जो आदमी ने बनाया वो किया है ना, उसके हरकतें को काटने के लिए भेजा है। लेकिन ये काटने छोड़ो, ये बाबा साहब किस लिए वो उसको ये कंपेयर किया पता है आपको? कुत्ते के कुत्ते आप भोंकने के लिए भेजा है, काटने के लिए भेजा है, लेकिन भोंकना काटना छोड़ो, भोंकने के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका मुंह बांधा हुआ है। इसलिए आपका कभी भलाई नहीं होता है। इसलिए आपको इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहिए। तब मैंने डीप में चले गए, ये क्यों ऐसा है। साउथ बोरो कमेटी में बाबा साहब चैलेंज करता है अडल्ट फ्रैंचाइज के बारे में, सबको ये वोट डालने का हक देने का। आप लोगों को मेरा भाषण अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं तो बताइए, मैं बंद कर देता हूं प्लीज। अच्छा लग रहा है? रिएक्शन तो होना चाहिए ना, मैं तो एक्शन में हूं, एक्शन में आना चाहिए। आप लोग रिएक्ट करना चाहिए, तभी पता चलता है ये मिशन आगे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नहीं तो सोया हुआ है कौन। इसलिए एक्शन में रहो। चलो कम बैक। जो साउथ बोरो कमेटी में जो बाबा साहब प्रस्ताव रखता है, उसके बाद अडल्ट फ्रैंचाइज आता है, वोट डालने का हक मिलता है। उस समय पे 3 लोग वोट डालता था। कौन कौन? जिसके पास डिग्रियां वोट डालता था, और वोट देने का हक था। दूसरा, जिसके पास जो टैक्स भरता था वो नौकरी, वो वोट देने का हक था। वो तीसरा, जिसके पास जमीन था वो वोट देता था। लेकिन हम तीनों में था क्या? नहीं था।
लेकिन बाबा साहब ने, ये तीनों में नहीं था हम लोग, लेकिन वोट का हक देने का अधिकार दिलाया साउथ बोरो कमेटी के मैं चैलेंज करके उसमें। तब मैं सोच रहा था बाबा साहब क्यों वोट देने का अधिकार हमको दिया। वेरी सिंपल कैलकुलेशन है। 2011 में एक सेंसस हुआ जाति का, जाति जनगणना सेंसस हुआ। उससे पहले भी हुआ था। मैसूर महाराजा ने 1911 में मिलर कमेटी बनाया, उससे भी सेंसस करवाया था। वो लास्ट में बताता हूँ। उसके बाद अभी धीरे धीरे चल रहा था। मैंने एक वो फिगर देखा, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिलीज़ किया हुआ डाटा को देखा मैंने 2011 का, अभी तक नहीं हुआ है ना। उस पर मैंने 5 जाति हर राज्य में फैला हुआ है। 5 caste, 5 communities, they have spread all over country. In all the states, they have got the representatives. जैसे ब्राह्मण 3.6% है, हर राज्य में आपको मिलेगा। दिस इज ए कॉमन कास्ट है, कॉमन रिलीजन भी है, कॉमन कास्ट भी है। नेक्स्ट मुसलमान है, वो भी 8-9% है, वो भी स्प्रेड हुआ है, सभी राज्य में फैला हुआ है। और नेक्स्ट क्रिश्चियन है, वो भी 3% है। और सिख 1.2% है। सिख सरदार लोग, वो भी हर राज्य में एक दो आदमी फैला हुआ है। और लास्ट ये जो शेड्यूल कास्ट है ना, हर राज्य में है। और पता है आपको कितना परसेंटेज है? 26% है। 100 करोड़ में 26 करोड़ है। 100 करोड़ में ब्राह्मण 3 करोड़ है, मुसलमान 7 करोड़ है, और क्रिश्चियन 3 करोड़ है। और ये जो सिख है 1.1 करोड़ 50 लाख है। इतना समाज है। लेकिन मैंने और अंदर घुसा 1947 से ये राजनीति कैसे चल रहा है, तब वेरी शॉकिंग है, सरप्राइज है। क्या है, इतना छोटा समाज 3% का 11 प्रधानमंत्री उन्होंने प्रोड्यूस किया है। कितना आप देख लो, नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, जितने भी आया है 11 प्रधानमंत्री वो लोगों ने प्रोड्यूस किया है। वो भी छोड़ दो, वो 3% है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्या है, मेरे को इतना तमाचा मुझे मारा है, कर्नाटक में सिर्फ 0.35% ये जो गौड़ा लोग है, वकली का कम्युनिटी, वेरी स्मॉल है, 1% भी नहीं है, 0.35% है। वो एक सबसे बड़ा एक प्रधानमंत्री बनाया। तब से मेरा नींद उड़ गए। इतना बड़ा समाज, 26 करोड़ एक भी नहीं है, और 3 करोड़ 11 और 0.35% ये, अरे थू, ये क्या है? इतना बड़ा कौम, तेरा को शर्म नहीं आता क्या? ऐसा मेरे को आज लगने लगा। आपको भी नहीं लग रहा है? आप कैसे जीतो यार? इतना बड़ा समाज है, आप अभी तक कितना 70 साल हो गए, आपको शर्म नहीं आता क्या? आप इधर उधर तलवे चाट रहे हैं, दलाली कर रहा है, हैं? शर्म नहीं आता है आप लोग? तब से मेरा नींद उड़ गए। मैं जीना है बाबा साहब के लिए, मरना है ये समाज के लिए। ऐसा मैंने एक संकल्प लिया, तब से मैंने चालू कर दिया। चल रवि, अभी बाहर निकलना है। तब मैंने साहब के पास आया, साहब अभी नहीं सोऊंगा मैं, अभी मेरे को एक प्लेटफॉर्म दो, मेरे को उतारना है। नहीं रवि, कूल डाउन। आप एक पोटेंशियल आदमी है, आप सोचने का ढंग अलग है, आपका बैकअप अलग है, आप जड़ के अंदर है, आप जड़ में रहो, जड़ में काम करो। लेकिन 2 बार इलेक्शन तो लड़ना ही लड़ना है। तेरे को पॉलिटिकल
जो हंगर क्या होता है लोगों के अंदर जाके बताना है तेरे को। इसलिए साहब कांशीराम ने मेरे को खुद आया बेंगलुरु में, खुद मेरे को बुलाया, इस बार ये लोकसभा लड़ेगा तो लड़ था। मैं यंगस्टर था, 20 मेरा उम्र था सिर्फ 22 साल था। आई वॉज द यंगेस्ट कैंडिडेट था। मैंने लोकसभा लड़ा, मैंने मेरा जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी में प्राउड फील करता हूँ। साहब आया, मेरे लिए भाषण भी दिया उस दिन। वो यादगार भाषण है, यादगार भाषण था। कांशीराम साहब आया, गेस्ट हाउस में रुका था, मेरे को बोला था ये स्क्रैच है, क्योंकि ये फ्यूडल एरिया है। मेरा जो जिला है ना, जातिग्रस्त जिला है। हम लोग बहुत कमी परसेंटेज में है। सबसे ज़्यादा जो गौड़ा है ना, गौड़ा हमारे ऊपर जुल्म करता है। कर्नाटक में सबसे जो कमी जो जिला है हमारे है, लेकिन पढ़ाई में सबसे तेज हम लोग हैं कर्नाटक में। आज तक अभी भी बरकरार रखा है PWD, जो इरिगेशन PWD जिला पंचायत में जो चीफ इंजीनियर्स है, सबसे ज़्यादा चीफ इंजीनियर मेरा जिला से, सबसे जिला मैं फ्रीड करता हूँ। क्योंकि सभी जो राज्य का अपने समाज के लोग हैं ना, जलन होता है उसको, ये जिला लोग है ना सब खाता है, हमारी रिजर्वेशन भी खाता है और पोस्टिंग भी खाता है। वैसे हम लोग क्या है ना, दूसरा रास्ता नहीं है, हमको जाके उसके गौड़ा के खेत में मजदूरी करना है, हम जा नहीं सकते है। इसलिए पढ़ाई हमारे ये दूसरा रास्ता था, हम पढ़ाई कर लिया। हर घर में आपको एक ना एक बंदा गवर्नमेंट नौकरी में, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी में रहेगा, नहीं तो आपको PWD में मिलेगा, नहीं तो इरिगेशन में मिलेगा, जिला पंचायत में, वाटर सप्लाई में, कहीं में भी मिलेगा। आप आओ मेरे जिले में, आपको दिखेगा। हर जिला में, हर गांव में, एक एक घर में, एक एक गांव में आप देख सकते हैं। रवि कीर्ति BE MBA, सत्य कीर्ति BE MBA ITS, मेरा भाई, मेरा पापा चेन्नैया BE MTech ऑस्ट्रेलिया, ये सब आपको हर घर में आपको मिलेगा। ये तोहफा बाबा साहब का देना है, ये हम लोगों ने नहीं किया है। अगर बाबा साहब रिजर्वेशन नहीं दिया रहता ना, हम उस तक नहीं जा सकता था हम लोग। इसलिए कर्जा चुकाने का काम आया, इसलिए हम लोग भी चुका रहे। सो कम बैक, ये जो मैं बता रहा था, साहब आया, बैठा था, सोया 10 मिनट। मैंने समय दिया था, 4 बजे का सभा था। लगभग 1-2 हज़ार लोग हम लोगों ने इकट्ठा किया था। पहली बार मैंने इलेक्शन लड़ रहा था, तब साहब आया, सब रेडी है सर, लोग भी वेट कर रहे हैं, दूर दूर गांव से आया है, आप आओ। चल आया साहब, सीट में बैठा। सर आपको भाषण को सुनने के लिए लोग तड़प रहे, आप 2 शब्द बोलो। ऐसे मैं बुला रहा हूँ, साहब नहीं आ रहे, साहब नहीं उठ रहा है। मैं जाके, साहब लेट हो रहा है साहब। अमित राजन इधर आ, इसको बोलना है। अरे साहब पैसे चाहते हैं, पैसे चाहिए। अरे मेरे पास ही पैसे नहीं, साहब को कैसे पैसे दूँ? नहीं पैसा। फिर भागा मैंने, 20-25 लोग बाम साहब का, तो वो मेरे से बात भी नहीं करते, क्योंकि चुनाव का रैली है। भाग रहा था वो लोग भी, क्योंकि वो अगर फोटो वगैरह कोई लेता तो उसका डिसिप्लिनरी एक्शन आ जाता है। दूर दूर पेड़ पे इधर उधर खड़ा था, देख रहा था। जाके उसको मैंने बोला, आ रहा हूँ, पैसा थोड़ा सा इकट्ठा करो। 1925 रुपये इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद रस्सी से बांध के मैंने हार चढ़ाया। तभी साहब उठ के आया, आके शुरुआत किया, जो देता है वो राजा बनता है, जो मांगता है वो गुलाम होता है। ए रवि, ये देने वाला समाज को बनाना है तेरे को, इसलिए मैं ज़बरदस्ती ये पैसा तेरे से इकट्ठा करवाया। यू कैन डू इट। जो पैसा निकालता है वही मिशन को आगे लेके जाता है। साहब ने मेरे को समझाया, ओहो ये भी एक तरीका है। वो जाते एक छोटा सा कहानी भी बताया साहब ने। आपको लग रहा है ये आदमी क्यों पैसा मांगा, पैसा हार चढ़ाया और बाद में भाषण दिया, आपको लग रहा है ना ऐसा? साहब ने पूछा। हम लोग भी मुंडी ऐसी मिला है। एक बार क्या हुआ, पेरियार साहब भी
भाषण देने के लिए जाता था, एक साथ में गोलक भी लेके जाता था, और भाषण देने से पहले लोगों को बोलता था पैसा डाल पहले। ये पेरियर साहब जब पैसा डालने के बाद उसका भाषण खत्म होता था, भाषण खत्म होने के बाद सबके सामने गिनता था। लोगों ने बोला, अरे पेरियर भाई तेरे को इतना लालच है क्या पैसे के बारे में? नहीं, ये पैसे का लालच नहीं है, ये कितने लोग विद्वान है, कितने लोगों को अक्ल है, कितने लोगों को उल्लू है, ये गिन रहा हूं मैं। ऐसे कैसे पता चलता है? वो जो पैसा दिया है ना वो अक्ल वाला लोग है, जो नहीं दिया है ना वही है, ये समाज को आगे लेके जाने वाला नहीं है। तब से दिमाग में एक एक चीज मेरे अंदर जाने लगा। आई लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम मान्यवर कांशीराम साहब। जीते जी बाबा साहब को देखा नहीं था, लेकिन रियलिटी में जो बाबा साहब का जो हरकतें था वो कांशीराम साहब प्रैक्टिकली एक एक चीज़ को निकालते लगा। मैं ऐसे माइक्रो में देख के आने लगा, मैं भी एक कैसे ये जड़ को पकड़ के लाना है, ये नॉन पॉलिटिकल रूट्स को स्ट्रेंथन कैसा करना है। मेरा खुद का एक इनोवेटिव आइडिया निकाला, आपके सामने शेयर करते हुए मैं बाद में मेरा शब्द को विराम देना चाहता हूँ। तब क्या हुआ, नॉन पॉलिटिकल रूट्स को स्ट्रेंथन करना है बाम सेफ को। मैं मेरे पापा को बोला, पापा मैं कल से काम पे लग जाऊंगा, मेरे को एक हीरो होंडा चाहिए। ठीक है बेटा, आपको कल मिल जाएगा हीरो होंडा। चल हीरो होंडा मेरे पापा ने मेरे को दिलाया। उसके बाद मेरे को 2 सूट चाहिए पापा, टाई सूट। चलो बेटा वो भी कल मैं 2-3 दिन वेट करो, वो मिल जाएगा। फिर मैंने एक प्रिंटिंग प्रेस में गए, मैंने बुला रहे मैंने एक प्रिंटिंग प्रेस में गए, एक मेरा खुद का प्रिंटिंग एक विजिटिंग कार्ड छपाया मैंने, मेरा नाम, मेरा डेसिग्नेशन और मैं क्या करता हूँ रेडी किया मैंने। और लगभग 10-15 दिन के बाद मैं रेडी हो गए। मेरी माँ को सुबह उठा मैंने 7 बजे को, माँ मैं काम के लिए जा रहा हूँ, मेरे को टिफ़िन बना के दे, दोपहर में कहीं इधर उधर नहीं जाऊँगा, मेरे को खाना चाहिए दोपहर में। हो उसको भी खुश हो गए, अरे इतना पढ़ाई करने के बाद ये लड़का अभी नौकरी करना चाहता है, इसको भी खुश हो गए। फिर मेरी माँ ने खाना बना के दिया, रेडी हो गए, सूट पहना मैंने, टाई पहन के हीरो होंडा स्टार्ट करके। पहला मेरा अप्रोच था समाज कल्याण इलाका, सर आपका इलाका सोशल जस्टिस। उधर गए, मेरे पापा को पहले बोला था 1-1 रुपये का 5-5 रुपये का मेरे को 200 रुपये चाहिए, चिल्लर चाहिए। क्यों रे चाहिए? मैंने पैसा रखा जेब में, ऑफिस में गए, वो चपरासी को पकड़ा, ये जो अधिकारी है ना ये कौन सा जाति का है? वो चपरासी बताता था, ये महार है, ये मांग है, ये मातंग है, ये डोबी है, ऐसे गौड़ा है। क्योंकि वो पैसा जाता है ना तभी ओरिजिनल उसका जाति क्या पता चलता था। तब मैं क्या करता था, उसको कार्ड देता था, आप कौन है, ये कार्ड दे दो, साहब बुलाएगा मुझे। तब मैं कार्ड देता था, वो जो साहब है ना मेरा कार्ड दे के वो बाहर भाग जा के आता था। पहला अटेम्प्ट किया मैंने एक डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस में, वो जब मैं कार्ड दिया वो भाग के आ गए वापस, अरे सर यूँ क्यों खड़ा है? देखा, अरे क्या ये इतना रिस्पेक्ट, कभी ऐसा नहीं सोचा था। एक बड़ा अधिकारी, क्लास 1 अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर बाहर आके मेरे को बुला रहे हैं। मैं अंदर गए, सर आप बैठो, हे पानी ला रहे, चाय ले, सर क्या लेते हैं, चाय कॉफ़ी? कुछ नहीं चाहिए, आप बैठो बैठो। सर आप कहाँ पोस्टेड है? क्या पोस्टेड है? मैं ऑल ओवर इंडिया पोस्टेड हूँ। अरे ऐसा है क्या? सर आप क्या सोच रहे हैं? सर आप IAS अधिकारी है। हाँ मैं IAS अधिकारी हूँ। आप लोगों की आश्चर्य हो रहा है ना, मेरा नाम रवि कीर्ति IAS लिखता हूँ, आपको सरप्राइज हो जाएगा। आप जैसे सोच रहे हैं ना इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वो नहीं है, मेरा इंडियन अम्बेडकर सर्विस है, पूरा देश घूमता रहता हूँ मैं।
आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव लिखा है, हाँ मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ, मेरा प्रोडक्ट है अम्बेडकरिज्म है। सर कितना पैसा लगता है? नहीं, फ्री, अपना लो, आप भी अच्छे रहोगे, आने वाला बच्चा भी अच्छा रहेगा। ऐसा मैं बामसफ को तैयार किया। ये किस लिए बोल रहा है ना, आने वाला टारगेट आपका सब्जेक्ट है, आप जो यंगस्टर्स है, आप भी ऐसा इनोवेटिव मार्केटिंग करना स्ट्रैटेजी तैयार करो। समझ गए? ऐसी मिशन को आगे लेके जाना पड़ता है। सो ऐसे धीरे 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 ये मार्केटिंग का काम है ना, दुनिया भर फैलने लगा। लोग मेरे को देखता है, मेरा पोस्ट पढ़ते पढ़ते भी कभी कभी आईएएस लिखता हूँ, ब्लू मैन ऑफ इंडिया, वो भी लिखता रहता हूँ, आईएएस इंडियन अम्बेडकर सर्विस। जो आईएएस वाला भी है ना, वो भी अरे तू भी आईएएस है क्या, कौन सा बैच का ऐसे बोलता है उसका भी मैं तमाशा मारता हूँ, तेरी जैसी गुलाम नहीं हूँ मैं, हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव स्लेव्स नहीं हूँ मैं, हम राजा हूँ, क्योंकि बाबा साहब का बच्चा हूँ मैं। खुला मन से बोलता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ। ऐसे मैं सोचता हूँ, जो बच्चा है, जो इंस्पिरेशन लेके काम करो, आने वाला दिन में ये जो सपना है, जो आपका बाप दादा लोगों ने बाबा साहब के साथ जो गद्दारी किया ना, उसको डिस्प्रूव करना है, आप लोगों का जिम्मेदारी है। मेरा शब्द विराम देने से पहले एक कहानी बता के मेरा शब्द विराम देता हूँ। बचपन में मैं 5वीं क्लास में था, ये अक्टूबर में पितृपक्ष बोलते हैं, शायद आप लोग जानते हैं। सभी अपना महापुरुषों के लिए खाना रखता है। वैसे ही एक दशहरा का मौका था, मैं भी गांव गए, मेरी नानी और नानी का बहन, बड़ी बहन, दोनों, वो छोटी बहन की घर पे खाना था, मेरे को भी लेके गए। ये वेरी इंटरेस्टिंग कहानी है। श्रीरंगपटना है, मेरा गांव मंड्या है, उसके बाजू में श्रीरंगपटना है। आपको पता है टीपू सुल्तान का एरिया है। हम लोग श्रीरंगपटना गए, मेरा छोटा नानी के घर पे खाना खाया, सब कुछ हो गए। होने के बाद हम लोग वापस बस पकड़ने के लिए हम लोग गांव से निकला। आते आते रास्ते में ये टीपू सुल्तान का गोरी है, समाधि है। समाधि में लोग फूल चढ़ा रहा था, मोमबत्ती जला रहा था, अगरबत्ती जला रहा था। मैं भी देखा, मेरा नानी उसको नमस्कार किया, मेरे को भी मजबूरी से नमस्कार करने के लिए बोला, मैं भी नमस्कार किया। मैंने पूछा ये क्या है? ये टीपू राजा है, टीपू राजा का समाधि है। बहुत अच्छा राजा था वो, सबको बराबरी हक दिया था उधर, हमको भी ऐसे मौका मिला था। आपका मेरा दादा था, वो टीपू सुल्तान के साथ फौज में था। ऐसा है, बढ़िया। मैं छोटा बच्चा था, मेरे को भी ये नहीं आया, 5वीं क्लास, कितना अकल नहीं था ना मेरे को। ठीक है, उसका वो काम ख़त्म किया, वापस श्रीरंगपटना में ये बस स्टैंड था, बस स्टैंड में बस पकड़ने के लिए आए, बस स्टैंड पहुंचा हम लोग। सेम जो ये समाधि है ना टीपू सुल्तान का, वैसी 2 गोरी था, सेम रिप्लिकेट था, लेकिन लोग जाता था, थूकता था, सुसु करके आता था। मेरे को अजीब लगा, मेरे नानी को पूछा, अजय जी उधर तो पुल चढ़ा रहा था, इधर क्यों लोग थूक रहे हैं और फिशअप कर रहे हैं? हाँ, सही प्रश्न पूछा आपने। ये 2 है ना, ये 2 गद्दार है, ये मीर सादक है और ये दीवान पूर्णया है। इन लोगों ने टीपू को पकड़ के दिया। ये 2 गद्दार है, इसलिए थूक रहा है और पेशाब कर रहा है। आपको पता है ये स्टोरी में मॉरल क्या है? अगर आप लोग बदला नहीं लिया ना, आने वाला पीढ़ी है ना, आपके घर में जो तस्वीर देखेगा, पिक्चर देखेगा, आपका समाधि में यही काम करेगा। ऐसा बोलते हुए मेरे शब्द को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।